Very good morning, children. This is chapter 3 of microeconomics, and the name of the chapter is Theory of Demand. And this particular chapter is divided broadly into two parts. Firstly, we'll try to understand demand, and secondly, the elasticity of demand, which means the numericals and the theoretical concepts based on the elasticity of demand. So, firstly, we'll try to understand the meaning and what exactly we can say how the consumer behaves, in other words, how the consumer demands in response to price and the other factors. And we'll try to understand what all are the factors which affect demand. So this is very common term which we use every now and then, every day. I think you all agree with this. आप सब मेरे से एग्री करेंगे, डिमांड एक बहुत ही कॉमन टर्म है, लेकिन अब हम एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इसको समझेंगे, जो डिटेल्स डिमांड की। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे, और जो वर्ड्स या तो कलर जिनका चेंज है या हाईलाइटेड है, आप जब भी नोट्स बनाएंगे तो उसको अंडरलाइन करना है, बिकॉज इन इकोनॉमिक्स द टर्म विच वी यूज इज कीवर्ड्स। जो उन कीवर्ड्स के बिना वो डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती है, और समझने में भी वो कीवर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको कुछ दिख रहा है, एक तो आपको ए गुड करके दिख रहा है, और एक दिख रहा है जो हाईलाइटेड टर्म्स दो कर रखी, क्वांटिटी और प्राइस। तो इस पूरे चैप्टर में हम दो वेरिएबल्स, वेरिएबल मैंने क्यों बोला, वेरिएबल मैंने इसलिए बोला जो वेरी करता है, वेरी का मतलब जो चेंज करता है, जिसकी वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप अभी तक क्लास 10 तक पढ़ के आए हैं, एक्स और वाई वेरिएबल्स पढ़ के आए थे, अभी इन वेरिएबल्स के नाम रखे हुए हैं हमने। तो आप एक्स और वाई भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं जब एक्स और वाई बोलूंगा तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ये किन वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, एक वेरिएबल का नाम है प्राइस और दूसरे वेरिएबल का नाम है क्वांटिटी। तो डिमांड की डेफिनेशन क्या है? डिमांड फॉर ए गुड इज द क्वांटिटी ऑफ ए गुड which a buyer is willing to buy at a particular price during a period of time. तो आपको क्या समझना है? एक गुड की डिमांड जब की जाती है, और माइक्रो में हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने माइक्रो की डेफिनेशन भी पढ़ी थी इंट्रोडक्टरी सेशन के अंदर। इंट्रोडक्टरी हमारी जो चैप्टर आया था जिसमें कि इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी की जाती है। एक वन माइक्रो का मतलब होता है, तो उसको माइक्रो स्मॉल लेवल पे स्टडी करेंगे तो एक यूनिट की स्टडी। तो एक यूनिट का मतलब यहाँ में बोला एक गुड, यानी एक गुड की डिमांड, उसकी कितनी क्वांटिटी की डिमांड की जाती है एट ए पर्टिकुलर प्राइस। तो आपको उस टेबल में नीचे डिमांड शेड्यूल करके एक लिखा हुआ है, जिसमें एक टेबल दिख रहा है। तो शेड्यूल का मतलब ये मीन्स द टेबल, लिख भी रखा है टेबुलर प्रेजेंटेशन, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए गुड that the buyer of a good is willing to buy at different prices during a period of 1 year. तो हमारे को क्या समझ में आया? It's not 1 year, during a period of time, sorry. तो अभी हमारे को क्या समझ में आ रहा है कि इस टेबल में हमारे को ये दिख रहा है कि डिफरेंट क्वांटिटीज, देख लो आप, दो वेरिएबल पे ये टेबल बना है, इसको डिमांड शेड्यूल बोला जाता है। तो आपको एक वेरिएबल दिख रहा है प्राइस पर यूनिट, और क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि जब प्राइस ज़्यादा था तो यूनिट्स कम है, और जैसे जैसे प्राइस कम किया जा रहा है 40, 30, तो यूनिट्स जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो बढ़ती जा रही हैं। तो आपको जब भी टेबल बनाना के लिए बोला जाएगा, आप इसको लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं, हम आगे जाके भी समझेंगे। तो इकोनॉमिक्स में जो भी टेबल या कर्व्स बनते हैं वो किसी न किसी लॉ को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, उस कंसेप्ट को समझा जाता है। टेबल तभी डिजाइन होता है, टेबल के नंबर्स मन मर्जी से नहीं आ रहे हैं, हाँ एज्यूम जरूर है, लेकिन हाँ एक लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो वो हम देख रहे हैं, एक मैंने आपको समझा भी दिया थोड़ा सा अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट में। हमको पहली स्लाइड में क्या समझ में आया कि ज्यादा प्राइस पर कम यूनिट दिख रही हैं, और जैसे जैसे प्राइस कम होता जाता है यूनिट बढ़ती जाती है। तो आप हम टेबल हमेशा इसी तरह बनाना। तो अभी आपने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल समझ लिया है। तो डिमांड दो तरह से समझी जाती है, इंडिविजुअल और मार्केट। इंडिविजुअल डिमांड में क्या लिखा है? द क्वांटिटी ऑफ ए गुड which a buyer is willing to buy at a particular price during a period of time. एक गुड की और एक बायर की। मार्केट डिमांड में देखो क्या लिखा है, फोर्थ वाला,
ऑल द बायर्स आ गया। अब आप ऐसे कहोगे कि सर अभी तो आपने बोला था माइक्रो का कंसेप्ट है, इसमें एक यूनिट की स्टडी होती है, ये ऑल द बायर्स को कैसे माइक्रो में पढ़ रहे हैं? तो इसका आंसर ये है, ऑल द बायर्स को माइक्रो में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक गुड अभी भी चल रहा है, तो एक गुड की जब तक स्टडी चलती रहेगी तो वो माइक्रो में पड़ जाएगा, ऑल द गुड्स होते ही वो मैक्रो में चला जाता है। तो वह सारे कंसेप्ट मैक्रो के हैं। ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज जब ऐसे शब्द बोला जाता है तो माइक्रो का कीवर्ड होता है। ए गुड बोला गया चाहे ऑल द बायर्स भी आए, देन ऑल्सो इट इज अ केस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मार्केट डिमांड में और इंडिविजुअल डिमांड में क्या डिफरेंस समझ में आया? एक गुड तो दोनों में ही है, यानी एक गुड की स्टडी की जा रही है, डिमांड को समझने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन इंडिविजुअल के अंदर तो एक बायर है, ए बायर जो अंडरलाइन भी कर रखा है, और मार्केट में ऑल द बायर्स है, ठीक है। और इन्हीं के जो टेबल बन रहे हैं वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल बन रहा है। तो अभी ये पहला टेबल आ गया इंडिविजुअल, यानी एक बायर का एक गुड के लिए एक आपको टेबल समझाया जा रहा है। अब ये दूसरी बार आया है, अब ये भी लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहा है। ध्यान से देखिए, दो वेरिएबल्स मैंने आपको पहले बता दिए थे, पूरा चैप्टर ही इन्हीं दो वेरिएबल्स पर डिपेंड करेगा। तो पहला वेरिएबल है प्राइस, तो प्राइस एज्यूम करा मैंने जैसे 10 रुपए, तो कंज्यूमर डिमांड करता है 2 यूनिट्स। जब उसी कॉमोडिटी का प्राइस हो जाता है 8 रुपए तो कंज्यूमर डिमांड करता है 4 यूनिट। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं, अब आपको बिहेवियर समझ में आ रहा है यहाँ पे कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। तो आपको एक तो पहली बात जो सीखने वाली वो ये है कि प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो चेंज हो रहा है, और प्राइस पर डिपेंड कर रहा है क्वांटिटी डिमांड, यानी डिमांड जो है जिसको हम बोलेंगे कितनी यूनिट्स की डिमांड की जा रही है, तो अलग अलग प्राइस लेवल पर जिसको हम क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं, तो वो डिपेंड करता है प्राइस लेवल पे। पहले तो आपको ये भी सीखने वाली बात अब समझ आई कि डिमांड पहले नहीं आएगी, पहले प्राइस आएगा, प्राइस के रिस्पॉन्स में डिमांड चेंज होती है। गेटिंग माय पॉइंट? एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करा रहा हूं आपको, क्या बोला मैंने? अब मैंने आपको बोला है कि प्राइस के रिस्पॉन्स में डिमांड चेंज होती है। तो प्राइस पहले आएगा जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, उस पर डिपेंड जरूर डिमांड जरूर कर रही है। जैसे 10 रुपए बोला तो 2 यूनिट्स की डिमांड, जब मैंने 2 रुपए बोला तो 10 यूनिट की डिमांड, इसको क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो किया जा रहा है। सिमिलरली मार्केट डिमांड में भी लॉ ऑफ डिमांड तो फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ आपकी बार मैंने ऐसे बोला था ऑल द बायर्स, तो मैंने एक टेबल बनाया जिसमें हमने एज्यूम करा है कि 2 बायर्स हैं इस मार्केट के अंदर, 3 होंगे तो हम 3, तो इतना तो क्योंकि हमको समझने के पर्पज से हम बना रहे हैं, तो इसको बढ़ाने से एक मार्केट में तो 100 बायर्स भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं, तो अब हम एक टेबल में इतनी एंट्रीज तो हम कर नहीं सकते हैं। तो इसको समझने के पर्पज से हमने एज्यूम करा है कि इस मार्केट में 2 बायर्स ही हैं, और आप देखेंगे कि उनकी डिमांड का बस सम कर रहा है मार्केट डिमांड में। लॉ ऑफ डिमांड तो तब भी फॉलो हो रहा है। प्राइस के रिस्पॉन्स में आप देखेंगे कि दोनों ही केसेस में जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है, डिमांड जो बढ़ रही है, इंडिविजुअल डिमांड दोनों कंज्यूमर्स की बढ़ती जा रही है, और उसका सम जो है वो मार्केट डिमांड कहलाया बाद में। जैसे 2 और 4 दिखा तो 6 दिख रहा है हमारे, तो उस मार्केट की डिमांड जो है वो दैट इज 6, इंडिविजुअल ए की तो 2 है और इंडिविजुअल बी की 4 है। तो अभी आपको समझ में आ गया, सिंपल कंसेप्ट है। अब ये लॉ ऑफ डिमांड आ गया जो सबसे इंपॉर्टेंट बैकबोन है थ्योरी ऑफ डिमांड की। तो आपको ये सीखना है, आपको ये समझना भी पड़ेगा, और फिर याद भी रखना है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है। देखिए क्या लिखा है, इट स्टेट्स दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। तो पहली बार ये टर्म हमने सीखी, इनवर्स रिलेशनशिप, यानी हम वेरिएबल्स की रिलेशनशिप को भी इकोनॉमिक्स में समझते हैं। जो स्टडी कर रहे हैं ना, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है, तो वेरिएबल्स तो देखेंगे। अभी आपको समझ आ गया, मैं 2 वेरिएबल्स से ही इस चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, एक मैंने प्राइस लिया, दूसरा मैंने डिमांड ली। तो अब आपको ये दिख रहा है कि इनवर्स बोला गया है। इनवर्स का मतलब होता है, जो आप अब जान भी चुके हैं, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, इसको इनवर्स बोलेंगे। या फिर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम होगी, इसको इनवर्स बोलते हैं। एक बढ़ रहा है, एक वेरिएबल बढ़ता है, तो उसके रिस्पॉन्स में दूसरा अगर कम हो जाए तो ऐसे रिलेशनशिप्स को इनवर्स रिलेशनशिप बोला जाता है। लेकिन इसमें एक पर्पल कलर में लिखा हुआ है कीवर्ड अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इसको मेरे को इतना हाईलाइट इसलिए करना पड़ा है कि दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जिस पे पूरा चैप्टर फिर डिपेंड करेगा। लॉ ऑफ डिमांड तभी फॉलो किया जा सकता है जब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट की कंडीशन को पूरा किया जाए। तो फिर अदर थिंग्स क्या है, नोट में लिख रखा है। जो अभी आप पहली बार सीख रहे हैं तो एक बार नाम इनके जान लो, ये तो डिटेल में पूरा चैप्टर चलने वाला है। तो एटलीस्ट अभी तो एक बार आप थोड़ा सा इन कीवर्ड्स से थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन आएगा। अदर थिंग्स हियर मींस प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये एक वेरिएबल हुआ। दूसरा इनकम ऑफ बायर्स,
third one is taste and preferences, fourth one is expectations of buyers, and the next one is government policy, and the last one is population, and there are few more. अभी के लिए इतना समझा हमने कि इस डेफिनेशन के अंदर हमें बोला गया है कि लॉ ऑफ डिमांड, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो क्या है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। और दूसरी भाषा में और बिल्कुल सरल हम बोले वर्ड्स में तो क्या बोलेंगे हम, when the price increases, it states that when the price increases, the demand decreases, and when the price decreases, the demand, प्राइस कम हो रहा है तो क्या होगा, द डिमांड इंक्रीजेस। तो अभी ये हमारे को कंसेप्ट समझ में आया कि एक वेरिएबल बढ़ता है जिसमें हमने पहला वेरिएबल लिया प्राइस। जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड आया, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये तभी काम करेगा लॉ जब ये सब जो नीचे आपको वेरिएबल लिख के बताए हैं ये सब आपको कांस्टेंट करने हैं, ये चेंज नहीं हो रहे हैं, ये जिस स्थिति में है उसी सिचुएशन में है, ना तो घट रहे हैं ना तो बढ़ रहे हैं। क्या है अभी हमें समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ आगे डिटेल में आ जाएगा। लेकिन अभी तो समझ में आया कुछ और कीवर्ड्स आ गए अभी प्राइस के साथ। जो 2 वेरिएबल से हमने चैप्टर शुरू करा था, अभी और हमें 4-5 वेरिएबल्स नए दिखने लग गए हैं। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड को काम करने के लिए हमें समझ में आया कि इन वेरिएबल्स को कांस्टेंट करना पड़ता है, तभी लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, अदरवाइज लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। अभी नया हमने टॉपिक देखा, इसका नाम क्या लिख रखा है स्लाइड में, डिमांड फंक्शन। यानी डिमांड फंक्शन का मीनिंग सिंपल सा ये है कि द रिलेशनशिप यू कैन से बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड। प्राइस और डिमांड की क्या रिलेशनशिप है, इसी फंक्शनल रिलेशनशिप को डिमांड फंक्शन बोला जाता है। इसको एक बार हम देखेंगे क्या लिख रखा है हमने स्लाइड में। द कंज्यूमर डिमांड फंक्शन फॉर ए गुड गिव्स द अमाउंट ऑफ द गुड the consumer chooses at different level of its price when other things remaining unchanged। हमने ये सीखा कि डिमांड फंक्शन में हमें ये बताया जाता है कि कितने यूनिट कंज्यूमर बाय करेगा अलग अलग लेवल ऑफ प्राइस पर, अगर अदर थिंग्स को कांस्टेंट कर दिया जाए। तो कंज्यूमर डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ इट्स प्राइस। तो उसकी डिमांड जो होती है वो प्राइस पर डिपेंड करती है। किसकी प्राइस, कमोडिटी की। और मैंने यहाँ लास्ट में देखो एक सेंटेंस आ रहा है, ओन प्राइस लिख रखा है मैंने, ओन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। ये मुझे स्पेसिफिकली ओन OWN क्यों लिखना पड़ा, प्राइस भी तो लिख सकता था मैं, यानी इसका मतलब इंपॉर्टेंट है कुछ। प्राइस, ओन प्राइस यानी कमोडिटी की प्राइस के अलावा भी इस चैप्टर में दूसरे प्राइसेस की बात की जाएगी, यानी दूसरे गुड्स के प्राइसेस की बात की जाएगी। इसीलिए हमें यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ रहा है ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी से भी तो काम चल रहा था ना, एग्रीड और डिसएग्री पूरे चल तो रहा था। लेकिन वो जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होते हैं वो समझ जाते हैं कि ओन प्राइस यहाँ स्पेसिफिकली रेफर क्यों करना पड़ रहा है। तो अभी हम इकोनॉमिक्स की क्लास अटेंड करने लग गए हैं, हमें थोड़ा बहुत अभी अंडरस्टैंडिंग है, एंड वी नो द कीवर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स मोर देन द दोज हु डजंट स्टडी एंड दे डिडंट स्टडी इकोनॉमिक्स। जो नहीं पढ़ते हैं या जिन्होंने नहीं पढ़ी थी उनसे ज़्यादा कीवर्ड्स अब हमारे को थोड़े बहुत हमको जानने शुरू करते हैं। डिमांड को मैं किसी भी लेमन को बोलूँगा, एक जनरल पर्सन को बोलूँगा, तो उसके लिए तो डिमांड से डिमांड होती है, उनको कहाँ इन कीवर्ड्स के बारे में नॉलेज होगी। तो अभी धीरे धीरे हम अपना नॉलेज बेस बढ़ाएंगे। पहले हमने फंक्शनल रिलेशनशिप ये देखी, अभी स्लाइड में जो दिख रही है इसमें हमें दिख रहा है कि डिमांड जो है वो प्राइस का फंक्शन है, यानी डिमांड डिपेंड करती है प्राइस पर, सिंपल सा मीनिंग। तो उस जब अब हमने टेबल बनाना सीख लिया तो अभी हम कर्व भी तो बना लेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कोई कर्व बोलते हैं किसका, डिमांड फंक्शन का, यानी जो प्राइस के रिस्पॉन्स में जो भी डिमांड आएगी उसको हम कर्व पे अपलोड करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे भेज भी चुके हैं जो आईसी कर्व भी उनको बनाना आता है, बजट भी बनाना आता है, मार्जिन यूटिलिटी कर्व, यानी कर्व्स अब हमें बनाने आ गए हैं। तो अभी ये नया कर्व आया जिसका नाम क्या, डिमांड कर्व। तो इसमें कौन कौन से 2 वेरिएबल, फिर वही क्वांटिटी जो डिमांडेड है और प्राइस पर ये बनता है। ये देखिए अब इसकी पहली बार आपने देखा एक डिमांड कर्व कैसा होता है। आपको ये दिख रहा है डी जो कर्व रेड में दिख रहा है ये एक डिमांड कर्व है, और जो साइड में आपको वेरिएबल दिख रहे हैं उसको आप तो सेंटर में लिख लेना। ये क्वांटिटी है यानी डिमांड है, इधर क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पे है और प्राइस वाई एक्सिस पे, आपको इसको सेंटर में लिखना है। मैं दोबारा से इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, आई थिंक आई एम ऑडिबल इनफ।
कि आपको मैंने अभी बोला है एक्स एक्सिस जो आपको अभी वीडियो में जो इस स्लाइड में साइड में दिख रहा है क्वांटिटी और प्राइस, आपको सेंटर में लिखना है। और ये जो कर्व है, ये डीडी कर्व अभी किसी डेटा पर प्लॉट नहीं किया गया, इसको फ्री हैंड कर्व बोलते हैं, लेकिन हाँ इस कर्व की शेप तो नजर आ रही है हमारे को, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बोला जाता है। ये भी कीवर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स का है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होता है, हम थोड़ा बहुत हम आईसी कर्व से सीख चुके हैं। यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस में आगे बढ़ते हैं, जीरो जो आपको ओरिजिन दिख ही रहा है इस कर्व के अंदर, तो जीरो से जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 करते हुए, तो आपको कर्व नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो मैं आपको और भी अभी कर्व आएंगे इसमें देखेंगे। अभी अभी तो मैंने जो आपसे पहले भी बात करी थी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस। प्राइस इंडिपेंडेंट मतलब वो इस डिमांड पर डिपेंड नहीं करता है, यानी किसी और वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है। तो प्राइस पहले आएगा, उसके रिस्पॉन्स में डिमांड चेंज होगी, तो क्वांटिटी चेंज होगी, तो उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। हर प्राइस लेवल पे हमें डिमांड कर एक क्वांटिटी एक्सप्लेन कर सकता है, क्वांटिटी दे रहा है। अब यहां पर थोड़ी और क्लैरिटी है, जो आपको डॉटेड लाइंस दिख रही हैं ये कर्व्स नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन लाइंस होती हैं। ये बनाना या नहीं बनाना कोई जरूरी नहीं है, डिमांड कर्व बना दिया है तो दैट इज मोर देन इनफ। लेकिन हाँ, समझाने के पर्पज से इसको डॉटेड लाइन से आपको समझाया गया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर इन डॉटेड लाइंस को जब बनाएंगे तो सिर्फ समझने के पर्पज से इसका कोई यूटिलाइज करेंगे हम या इसको यूज करेंगे, अदरवाइज ये डिमांड कर्व जब भी पूछा जाता है तो डीडी कर्व इज मोर देन इनफ। तब इन डॉटेड लाइंस की सिर्फ बिगिनर्स को इसी तरह समझाया जाता है। तो जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा तो आपको ये जो डॉटेड लाइंस जो हमें जहां भी दिखेंगी, उनका सिर्फ जो सीख रहे हैं उनके पर्पज से, जैसे मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ, 2 रुपए पर यानी प्राइस दिख रहा है ना, कितनी यूनिट्स की डिमांड हो रही है, 400 यूनिट। सिर्फ इतनी बात को समझाने के लिए मुझे ये डॉटेड लाइन बनानी पड़ी। सिमिलरली 8 रुपए पर कितनी यूनिट्स, 100 यूनिट्स। तो अब आप तो लॉ ऑफ डिमांड भी हमने सीख लिया। हमने क्या सीखा कि जब 8 रुपए से 2 रुपए हुआ तो यानी प्राइस कम हुआ, तो उसके रिस्पॉन्स में क्वांटिटी डिमांडेड यानी जो डिमांड है वो बढ़ी, यानी 100 यूनिट से 400 यूनिट हो गई। आई थिंक नाउ यू कैन ऑल नाउ ड्रॉ डिमांड कर्व। तो मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं, इसको हम नॉवल की तरह, ये कोई लिटरेचर तो है नहीं, तो आपको पेंसिल और एक प्रैक्टिस कॉपी साथ में होनी चाहिए। और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वो आप ड्रॉ करके देखेंगे और बात जो बोली जा रही है उसको भी रेफर करेंगे, तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो इकोनॉमिक्स में हर बैच में एक प्रैक्टिस कॉपी बनाई जाती है, जिसमें स्टूडेंट्स अपनी जब क्लास चल रही है लेक्चर के दौरान भी वो प्रैक्टिस करते हैं, और आप कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसके अलावा भी आप खुद घर पे बैठ के भी अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप उस प्रैक्टिस कॉपी में लिख सकते हैं। यानी फेयर कॉपी में आप ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे जो आपको एक्सरसाइज में नहीं दिए गए हैं। आप अपने लेवल पर जो क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस जिसको हम बोलते हैं, वो दैट यू कैन डू इन द प्रैक्टिस कॉपी। और जब हम यहाँ वीडियो भी चलता है तो आप साथ साथ ड्रॉ करके भी देखेंगे। और मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ कि 8 रुपए चेक करो, तो आप खुद चेक कर सकते हो ना, then only it will be easier for you to understand। जब तक ड्रॉ नहीं करेंगे it will be very difficult for you to even draw the demand curve, जो इतना सिंपल दिखने में, डीडी कर्व कितना सिंपल है, फिर भी कई स्टूडेंट्स इसको नहीं बना पाएंगे, वो कुछ और ही बना देंगे इसको, और वो ज्यादातर सप्लाई कर्व बना देते हैं। अब आपको तो सप्लाई कर्व आता भी नहीं है, मगर फिर भी बना दोगे आप, देखना। तो कहने की बात ये है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाना है, ये इसी तरह से डिजाइन होता है। ओरिजिन दिख रहा है आपको ये दिख रहा है कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है वो, लेकिन कब बढ़ रही है, जब प्राइस नीचे आ रहा है। तो प्राइस पहले आया है, तो प्राइस 2 रुपए पे चेक करा, 1 यूनिट आई, तो आपने ड्रॉ कर लिया पर यूनिट। 4 रुपए पे चेक करा, 6 पे किया, 8 पे किया। तो मैंने यहाँ रेफरेंस के लिए 2 डॉटेड लाइन से आपको समझा रहा हूँ मैं। इन लाइंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंस किसकी है, डी कर्व की। ये कर्व नहीं है और आपने अननेसेसरी ये डॉटेड लाइंस बना रखी है, तो ये किसी काम की नहीं होती, 0 मार्क मिलता है। फिर नंबर जो है वो कर्व के हैं। जैसे देखो एक बार और, यहाँ पर स्लोप बताया गया है। अब स्लोप का मतलब ये होता है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। हमें स्लोप जब टर्म बोली जाएगी डिमांड कर्व में, तो आपको क्या बोलना है कि क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है इन रिस्पॉन्स टू प्राइस, प्राइस के चेंज होने पर। तो आपको मैंने देखो इसमें एक डेल्टा, एक ट्राइंगल बन रहा है, और मैं आपको बोलता हूँ उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, चेंज बोलते हैं। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जिस ट्राइंगल को, चेंज इन क्वांटिटी। तो आपको ऐसे पढ़ना है, ट्राइंगल क्यों नहीं पढ़ना है, आपको क्या बोलना है, चेंज इन क्वांटिटी। दिख रहा है क्या, सबको दिख रहा है क्लियरली।
इसी तरह प्राइस के पास भी एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? चेंज इन प्राइस या डेल्टा प्राइस, हम बोलेंगे चेंज इन प्राइस। तो प्राइस का चेंज हुआ कितने रुपए से हुआ? 8 से 2 पे आया तो कितने रुपए का चेंज हुआ? 8 से 2 पे आया तो चेंज -6 का हुआ है। आप तो ज्यादातर ने मुझे आंसर अभी 6 का दिया है, चाहे मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, फिर भी अब आप, मैं जो बोलूंगा 8 से 2 पर आया तो कितना चेंज हुआ, तो आप बोलेंगे 6 का। तो यही गलती कर दी हमने। मैंने आपको पहले भी एक लाइव क्लास में भी समझाया था, चेंज जो निकाला जाता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। 8 से 2 पे आया तो फाइनल क्या है? 8 फाइनल है या 2 फाइनल है? नई पोजीशन क्या है? 2। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 2 - 8 क्या आएगा? -6। तो एक नेगेटिव नंबर दिख रहा है, स्लोप में भी हमें माइनस का साइन दिख रहा है। तो इस माइनस साइन का मीनिंग ये मैथमेटिकल नेगेटिव नहीं है, ये इकोनॉमिक्स में इंडिकेट करता है नेगेटिव साइन। एंड इन दिस पर्टिकुलर कर्व नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। नेगेटिवली स्लोप्ड बोलते हैं इसको। नेगेटिवली का मतलब क्या होता है? जब एक वेरिएबल एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है, तो दूसरा डिक्रीज होगा। सुनना है? जब एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो, उसको इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं। और स्लोप जो आता है ऐसे कर्व्स का, नेगेटिवली स्लोप होते हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। और नेगेटिवली का मतलब क्या है? जब एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब मैं जैसे यहां बताऊं, इस कर्व में क्या दिख रहा है? जब एक वेरिएबल मैं ऐसे बोलूं कि अब 2 से 8 की तरफ जाना है, 2 से 8 प्राइस, तो प्राइस तो इंक्रीज हुई 2 से 8, लेकिन अब की बार क्या होगा? ये एरोज चेंज हो जाएंगे। अब की बार 400 यूनिट से क्या हो जाएंगी? 100 यूनिट डिक्रीज। इसको बोलेंगे प्राइस बढ़ा बट क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हुई। ऐसी रिलेशनशिप जो होती है इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिवली स्लोप कर्व्स होते हैं, नेगेटिव साइन देखा जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया, कॉमनली वी इग्नोर दिस नेगेटिव साइन, क्योंकि हमारे को पता है इसका मीनिंग क्या है। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट दैट ये बोथ दीज वेरिएबल्स, ये पी और क्यू जो दिख रहे हैं, प्राइस और क्वांटिटी, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। यानी जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी घटती है, या प्राइस घटता है तो क्वांटिटी बढ़ती है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, जो हम पढ़ के आए थे अब की बार। लेकिन वो पढ़ के आए थे तो एक ही वेरिएबल दिख रहा था, अभी इतने सारे दिख रहे हैं। देखो, डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऐसे दिख रहा है हमारे, एक ही वेरिएबल था। यहाँ क्या हो गया? ये इतने सारे कैसे आ गए? अब की बार तो डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ पी एक्स दिख रहा है, पी आर दिख रहा है, वाई टी ई, इनके मीनिंग भी नीचे दिख रहे हैं। इसका मतलब हमने ये देखा कि ओन प्राइस के अलावा, इसीलिए मैंने ओन प्राइस वहां बोला था, प्राइस ऑफ एक्स इज द ओन प्राइस, अभी भी दिख रहा है वो। सेकंड सेंटेंस पढ़ो, वेयर dx इज द डिमांड फॉर कमोडिटी x, इसका शॉर्ट फॉर्म में dx बोला जाता है। एंड px इज ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी x, जो px क्या है? ओन प्राइस है, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। जब मैं ऐसे बोलूँ आपसे ओन प्राइस, फिर क्या है? आप मेरे से बोलेंगे जैसे सर टी है, तो हम टी लेने गए ग्रोसरी स्टोर से, तो जो टी की प्राइस है वो ओन प्राइस है। फिर आप बोलेंगे पी आर क्या है सर? पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये पहली बार रिलेटेड गुड्स टर्म आपने सीखी है, इसको हम डिटेल में देखेंगे तभी बात करेंगे। अभी इसकी बात करने से अननेसेसरी कंफ्यूजन की स्टेट क्रिएट हो जाती है। तो हम रिलेट यानी प्राइस के अलावा, ओन प्राइस के अलावा, यानी कमोडिटी की प्राइस के अलावा भी इकोनॉमिक्स में कुछ रिलेटेड गुड्स जैसी एक टर्म आती है जिसको ध्यान रखना पड़ता है इकोनॉमिक यूनिट्स को, चाहे वो प्रोडक्शन यूनिट्स बोले। हम ज्यादातर ये प्रोडक्शन यूनिट्स के काम में आने वाली चीज है ये कंसेप्ट। तो प्रोडक्शन यूनिट्स इकोनॉमिक्स को ध्यान से पढ़ती हैं, एंड देन ओनली दे, बिकॉज दिस इज द बिहेवियर जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इस तरह ही बिहेव करेगा कंज्यूमर। जो लॉ ऑफ डिमांड मैंने बोला आपसे कि लॉ ऑफ डिमांड कब बना होगा? जब यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया, उसको थ्रू आउट द ग्लोब उसको एक्सेप्ट किया होगा, यानी प्राइस बढ़ने से कंज्यूमर डिमांड कम कर देता है। अब ये चाहे इंडियन हो, चाहे अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, यूरोपियन हो, सभी कंज्यूमर्स इस तरह बिहेव करते हैं। हाँ, इंडियन कंज्यूमर इज वेरी सेंसिटिव और प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर ज्यादा है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड तो फॉलो होता है इंडिया में और सबसे ज्यादा। एग्रीड? क्या करते हो आप? जैसे प्राइस, आप भी तो जाते होंगे ना परचेजिंग करने, तो प्राइस पहला मैटर रहता है या नहीं रहता है? और कम प्राइस पे आपको खुशी होती है या नहीं होती है? कोई कमोडिटी का आपको कम प्राइस आपके एक्सपेक्टेशन से मिले तो दैट इज द केस विच आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। बट लेकिन हम बहुत सारे अलग बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपनी कमोडिटी का प्राइस को हम ध्यान देते हैं, रिलेटेड गुड्स के प्राइस का भी ध्यान हम देते हैं, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये साइकोलॉजिकली ज्यादा चलता है। हाँ, हमें
अगर बोला जाए कि मेरे को लिख के बताओ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आप कमोडिटी परचेज करने में ध्यान में रखते हैं, तो लिखना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आप लिख सकते हो। कम से कम कितने दिख रहे हैं यहाँ पे? 5 दिख रहे हैं आपको जिनका आप ध्यान रखते हो वाइल परचेजिंग। डिमांड की बात करेंगे तो आप भी तो कंज्यूमर है ना, तो मेरे से आप डिसएग्रीड हैं तो यू कैन राइट। इफ एनी केस आपको कोई वेरिएबल समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्टडी बेस के थ्रू अपना कम्युनिकेट कर सकते हैं वट एवर डाउट यू आर गेटिंग, बट मोस्टली आप इससे एग्रीड ही हैं। एक तो हम ओन प्राइस का ध्यान देते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या है समझ में नहीं आया, ध्यान देते हैं नहीं देते हैं तो तब बाद में समझ में आएगा। तीसरा वाला इनकम है, ये तो बात भी समझ में आ गई लेकिन डिटेल में नहीं पता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कुछ आइडिया है, सुना तो है। एक्सपेक्टेशंस टर्म तो सुनी हुई है लेकिन इनका डिमांड से क्या रिलेशन है? एज ए बिगिनर, एज ए हम बोलें कि इन द बेसिक इन द स्टेजेस ऑफ दिस इंट्रोडक्टरी पार्ट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिलेट, बट लेकिन आपको ये तो मानना है कि रिलेशनशिप है किसकी? डिमांड इन सम फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इसीलिए इसका नाम हेडिंग देखो क्या लिखा है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मीनिंग है डिमांड को डिटरमाइन करने वाले वेरिएबल। डिटरमाइन मतलब डिमांड जिससे पता लगेगी कि कम है ज्यादा है, या डिमांड पर जो भी इफेक्ट आ रहा है वो इन सब डिटर्मिनेंट्स की वजह से आता है। इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। अभी एक बार हम देखेंगे कि डिमांड जो चेंज होती है, जो हमने देखा, इसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। स्पेसिफिक एक टर्म से रेफर किया जाता है, जिसका दूसरा आपको जो समझना है एज स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मूवमेंट बोला जाएगा उसको। तो आप बोलेंगे सर ये मूवमेंट है तो हम इसको कैसे समझें? दूसरा वाला क्योंकि शिफ्ट कहलाता है, तो ये डिफरेंस एक मेजर आपको याद रखनी। 2 कीवर्ड फिर से आ गए, एक का नाम मूवमेंट है और दूसरे का नाम शिफ्ट है। कर्व भी आपको बिल्कुल डिफरेंट नेचर के नजर आएंगे, टर्म्स भी बिल्कुल डिफरेंट नेचर की नजर आएंगी, लेकिन हाँ कुछ तो आपको लगेगा सर सिमिलर सा कंसेप्ट है। लेकिन हाँ देखो डिफरेंशिएट तो करना आना पड़ेगा ना, तभी सीखेंगे हम। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड बोला जाता है, जिसको आप जनरल लैंग्वेज में बोलेंगे तो आप बोलोगे सर इंक्रीज, लेकिन हाँ इकोनॉमिक्स की जो टर्म है वो एक्सपेंशन बोली जाती है जब मूवमेंट को समझाया जाता है। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? एक ही कर्व पर मूव करना, ऊपर या नीचे। आपको दूसरा कर्व नहीं दिख रहा डीडी के अलावा, यहाँ तो दिख रहे हैं 3 कर्व दिख रहे हैं। यहाँ तो डीडी के अलावा D1 है, D0 है, ये 3 कर्व दिख रही है। यहाँ तो एक ही है, रेफरेंस लाइन बना रखी है। रेफरेंस लाइन कर्व नहीं होती है, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, दूसरी बार मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली मेरे को हर साल बैचेज में ये दिक्कत मेरे सामने आती है कि बच्चे इन डॉटेड लाइंस को कर्व समझ जाते हैं, जबकि ये तो सिर्फ सिखाने के लिए होती है। नहीं भी बनाओगे तो कहाँ तुम्हारा कर्व कहाँ जाने वाला है? तो कर्व को डिमांड कर तो अपनी शेप पे ही बनेगा ना, यानी डीडी कर्व तो ऐसा ही बनने वाला है। अब आप ये रेफरेंस लाइंस को बनाए या नहीं बनाए, इन डॉटेड लाइंस के लिए बोल रहा हूं मैं, इनको नहीं बनाना होता है, ये समझने के पर्पज से जरूर बना सकते हो। तो यहां क्या समझाया जा रहा है, जब 8 से 2 पर आए क्या होगा? मूवमेंट कैसी होगी? ए से बी की तरफ, यानी ए पर 100 यूनिट थी, बी पर 400 यूनिट का रेफरेंस लाइन से हम समझ रहे हैं। लेकिन आप मूवमेंट क्या दिखा हमें? मूवमेंट हमारे को दिख रहा है कि एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, जब प्राइस कम हुआ। दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन, डिमांड कम होना, रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन प्राइस। अब मैं इसको एरो को उल्टा कर दो, 2 रुपए से 8 रुपए की तरफ लेके जाओ, तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा? 400 से, अभी ये एरो उल्टा हो जाएगा, 400 से 100 यूनिट, एक ही पे मूव कर रहे हैं ना हम, एक ही कर्व पर जब मूव किया जाता है उसको मूवमेंट बोला जाता है। और ये ओन प्राइस के रिस्पॉन्स में होता है, इसको याद रखना है, ओन प्राइस। दूसरा वाला नहीं मिलेगा यहाँ पर, इसमें ओन प्राइस कहीं भी नहीं। देखो नोट में भी कुछ लिख रहा है, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ओन प्राइस चेंज नहीं हो रहा है कमोडिटी का। मैंने आपसे क्या बोली थी? टी की बात करी थी आपसे मैंने, एक एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल से समझना पड़ेगा अब हमें। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि आप ग्रोसरी स्टोर पे टी का एक पैकेट लेने गए, और ओन प्राइस का मतलब यह है कि जो टी की प्राइस आप जिस प्राइस पर आप पहले भी लाते थे वो प्राइस आज भी उस पैकेट की उतनी है, लेकिन फिर भी डिमांड चेंज करता है कंज्यूमर। चेंज इन डिमांड बोलते हैं इसको, शिफ्ट इन डिमांड बोलते हैं इसको। तो पहले वाले के लिए जब ओन प्राइस बोला जाता है तो आप बोलोगे मूवमेंट। अदर फैक्टर्स की बात होगी, अदर डिटर्मिनेंट्स की हमने बात करी थी ना स्टार्टिंग में, मैंने बोला था अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट नहीं है इस केस में, शिफ्ट के केस में कांस्टेंट नहीं है, मूवमेंट के केस में कांस्टेंट है। तो शिफ्ट के केस में कांस्टेंट नहीं है, तो इनको अब हम डिटेल, कांस्टेंट नहीं का मतलब चेंज हो रहे हैं, चेंज का मतलब वेदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसको पढ़ो एक बार, देखो क्या लिखा है, चेंज इन डिमांड रेफर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन अदर रिटेल। अब तो क्लियर हो गया ये बात।
अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अभी क्या समझ में आ रहा है? बोले ये ओन प्राइस यानी का मतलब जब आप जो भी कमोडिटी परचेज करने जाते हो आप बहुत सारी दूसरी बातों का भी ध्यान रखते हो व्हाइल परचेजिंग। सिर्फ आप कमोडिटी की प्राइस की बात नहीं करते हो, या समझ जिसको हम बोले, हमारे दिमाग में जो कैलकुलेशंस जो होती है उसमें सिर्फ कमोडिटी का खुद का प्राइस जिसको हम ओन प्राइस बोल रहे हैं, बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं जिनके रिस्पॉन्स में डिमांड या तो बढ़ती है या तो घटती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। वो क्या है वो आप पढ़ चुके हो। ये हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस। तो कई बार ये चेंज होते हैं तो डिमांड भी इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। इसको शिफ्ट से कर्व को ध्यान से देखो क्या लिखा है। अभी भी देखो बार बार मैं बता रहा हूं, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड यानी डिमांड आती है और वाई एक्सिस पे प्राइस आता है। तो ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बना लो, याद रखने की कोशिश करो। और ओ का मतलब यहाँ जो जीरो दिख रहा है ओरिजिन है ये। और डिमांड कर्व तो आपको बनाना आता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जैसे जैसे आप प्राइस की तरफ नीचे जाते हो तो डिमांड कर्व आपको क्या शो करना चाहिए? ज्यादा क्वांटिटी मिलनी चाहिए। अगर ऐसा कर्व नहीं बना है चेक कर लेना एक बार प्राइस पर, हो सकता है वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व कई बार गलती से बन जाए, तो चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा ना गलत कर्व बनाया है। तो चेक कैसे करने के लिए मैंने बोला वो रेफरेंस लाइन काम में आती है। रेफरेंस लाइन क्या बोलेगी? पहले कम प्राइस पे चेक करो, कम प्राइस पे ज्यादा डिमांड दिखनी चाहिए, ज्यादा प्राइस पे चेक करो, ज्यादा प्राइस पे कम डिमांड दिखनी चाहिए। तो यही तो दिख रहे तीनों कर्व यही बता रहे हैं। लेकिन आज शिफ्ट का मतलब होता है जो ओरिजिनल डिमांड कर्व है, जैसे इस केस में हमारे पास टी है, ये अपनी जगह चेंज कर रहा है, या तो फॉरवर्ड जा रहा है या तो बैकवर्ड जा रहा है। तो शिफ्ट हमें समझना है दो तरह के होते हैं, फॉरवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट। कब फॉरवर्ड होता है कब बैकवर्ड होता है ये हम डिटेल में देखेंगे जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ रहा है। अभी थोड़ा सा और एक बार डिटेल में देखते हैं इसी शिफ्ट को। क्या लिखा है देखो, ओपी दिख रहा है कर्व पे, प्राइस लेवल 10 रुपीज है, 10 रुपए पे कह रहा है, विच इज कांस्टेंट यानी प्राइस चेंज। अभी फिर से हम वही एग्जांपल तीसरी बार बात करेंगे हम। लेट्स एज्यूम दैट कि 10 रुपीज का वो टी का पैकेट था, टी लीव्स का। तो आप परचेज करने गए तो अभी भी वो 10 रुपीज का ये ग्रोसरी स्टोर पे, तो ऑन प्राइस तो कमोडिटी का चेंज नहीं हुआ है, बट डिमांड कर्व शिफ्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड। लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ती है या घटती है? फॉरवर्ड बोलेंगे इंक्रीज, बैकवर्ड बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। तब भी चेंज हो सकता है इन फैक्टर्स की वजह से, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है। समटाइम्स द डिमांड इंक्रीजेस एंड समटाइम्स द डिमांड डिक्रीजेस दो द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इज कांस्टेंट। समझना नहीं है मैंने क्या बोला? ओन प्राइस तो दिमाग में है आपके, वो तो मैं एग्री, तो लॉ ऑफ डिमांड ही बोल दिया उसको तो। लेकिन अदर फैक्टर्स भी हैं, अदर डिटर्मिनेंट्स भी हैं जो ओन प्राइस के अलावा भी कंज्यूमर जो है जिस पर डिमांड का इंपैक्ट आता है, डिमांड में इंक्रीज में डिक्रीज, तो उसको दिखाने के लिए जब ओन प्राइस काम नहीं कर रहा है, ओन प्राइस 10 रुपए कर रखा है ना, ब्लू लाइन तो जो है वो कर नहीं है, ब्लू लाइन्स आर द रेफरेंस लाइन्स ओनली। जो आपको मेरून कलर में, रेडिश कलर में जो दिख रही हैं ये है डिमांड कर्व्स। तो एक ओरिजिनल है डी, तो इसको डी डी लिख देना। जो D1 अपनी जगह चेंज कर रहा है, फॉरवर्ड बोलते हैं इसको। दूसरा D2 भी अपनी जगह चेंज करके पीछे की तरफ आया, बैकवर्ड बोलते हैं इसको। अब कब इस दोनों कर्व ने अपनी अपनी जगह चेंज करके फॉरवर्ड गए बैकवर्ड गए, इसकी डिटेल अभी तक हमारे पास नहीं है, वो हम देखेंगे जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा। अभी तो समझ रहे हैं कि ऐसे भी होता है, ओन प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, जो ब्लू रेफरेंस लाइन से दिखा रहे हैं, ओन प्राइस कांस्टेंट है 10 रुपीज, ओपी भी बोला इसको हमने, लेकिन क्वांटिटी चेंज हो रही है। एक बार क्यू है वो बढ़ के Q1, Q से Q1 चली गई, वो घट के Q से Q2 पे आ गई, तो इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड बोल रहे हैं। Q से Q1 गए तो फॉरवर्ड, Q से Q2 आया तो बैकवर्ड, दीज आर द रेफरेंस लाइंस ओनली। तो ब्लू लाइंस अगर आप बनाएंगे नहीं तो भी कोई गलती नहीं है, लेकिन हाँ रेडिश लाइन या ये जो मैरून लाइंस को आपने हटा दिया तो जीरो मिलता है, क्योंकि वही तो डिमांड कर रहे हैं। गॉट द पॉइंट और नॉट? आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर हमने कर भी गायब कर दिया और रेफरेंस लाइन बना के क्या मिलने वाला है हमारे को, उसमें तो जीरो मिलने वाला है ना। रेफरेंस लाइन सिर्फ समझने के पर्पज से बनाई जाती हैं, उनका और कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है। तो एक बार इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। शायद पहला क्वेश्चन आप कर लेंगे, स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड, मीनिंग तो पता है, एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डिमांड। अब आप एक खुद अपना एक टेबल बना के मेरे को भेजेंगे आप, और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है, आई एम फॉलोइंग एंड मॉनिटरिंग दो स्टूडेंट्स हु आर कंटिन्यूअसली दे आर रिवर्टिंग बैक, एंड देयर आर सम ऑफ अस दोज हु आर नॉट एट ऑल रिवर्टिंग, वो बिल्कुल भी रिवर्ट नहीं कर रहे हैं, एंड वी आर हैविंग द नेम्स। तो
इट्स नॉट गुड प्रैक्टिस। जब आपसे बोला जा रहा है कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको स्टडी बेस पे मैसेज कर सकते हो ना, मेरे को समझ में नहीं आया है, टेबल तो रेफर कर देना, शेड्यूल जो है मैंने टेबल बोला है, टेबल को तो रेफर कर सकते हो ना, लेकिन हाँ नंबर जो है आपकी बार अपने आप लेना, वो नंबर कॉपी नहीं करना है इसके अंदर, लॉ ऑफ डिमांड को ध्यान में रखते हुए बनाना। तो पहला सवाल हो गया। सेकंड, व्हाट इज मेंट बाय चेंज इन डिमांड? चेंज इन डिमांड से आप क्या समझे? थर्ड, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। इंग्लिश के हिसाब से तो दोनों सेम मीनिंग है, लेकिन पढ़ तो हम इकोनॉमिक्स रहे हैं ना, वो भी मैंने एक स्लाइड में लिख रखा था। चौथा, स्टेट 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड 4 डिटर्मिनेंट्स मतलब 4 फैक्टर्स। स्टेट का मतलब सिर्फ नाम लिखने हैं आपको, जहां भी स्टेट आता है जैसे गिव द नेम्स ओनली। फिफ्थ क्वेश्चन, द डिमांड कर्व इज डैश स्लोप। डिमांड कर्व कैसा स्लोप होता है, पॉजिटिवली होता है या नेगेटिवली होता है, ये लिखना है, दो में से एक लिखना है आपको, अभी मैंने ऑप्शन दे दिए आपको। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन मार्केट डिमांड, सिंपल डेफिनेशन लिखनी है। एंड क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है और इसकी भी आप जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो इसकी फोटो कॉपी की लेकर मेरे को भेजेंगे। पहली चीज, ये एक फंक्शन दे रखा है आपको, फंक्शनल रिलेशनशिप तो समझ में आ रही है, dx = 50 - 10p दे रखा है। आपसे कह रहा है क्वेश्चन में डेराइव द डिमांड शेड्यूल, तो मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, टेबल बनाने के लिए कह रहा है। अब आप कैसे बनाओगे टेबल? तो 2 वेरिएबल से बनता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड पे। तो प्राइस आप एज्यूम करना, जैसे लेट्स से 1, तो उस पे 1 जब डालोगे तो कैलकुलेशन डी किया जाएगी, इतना तो कर ही दोगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर p की जगह डालना 2, तो दूसरा आपको मिल जाएगा प्राइस लेवल पर डिमांड, फिर प्राइस डालना 3, तो 3 डाल के आप एक डिमांड कर बना सकते हैं, ठीक है। और फिर डिमांड कर बनाना है, यानी कोऑर्डिनेट्स भी मिलेंगे आपको, कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे ना, प्राइस के अलग मिल रहे हैं, डिमांड के अलग मिल रहे हैं। एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, डिमांड को रखना है, वाई एक्सिस पे क्या रखना है, प्राइस को रखना है। तो ये जैसे जैसे पूरा आएगा तो आप एक टेबल बनाना, और यानी जिसने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया, इट मीन यहां तक का उसको क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 आप नहीं कर पा रहे हैं तो इट मीन वी आर नॉट वेरी क्लियर। दूसरी बात, हमने वीडियो ध्यान से नहीं सुना है, और मेरा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है आपको कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 7 तो आपको भेजने ही है, एंड इट इज स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड दोज हु आर रिवर्टिंग बैक, जो आंसर दे रहे हैं, एंड दोज हु आर नॉट एट ऑल रिवर्टिंग। ओके, इंस्ट्रक्शंस आपको बार बार दी जा रही है। राइट दी स्लाइड्स इन वीडियो जो आ रही हैं, इनको एज नोट्स आपको लिखना है। इन द नोटबुक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स देयर इज सेपरेट नोटबुक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें लिखना है आपको। एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं आपको नोटबुक के अंदर। हाँ, अगर आप इसके अलावा कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो उसके लिए आप एक प्रैक्टिस कॉपी अलग से बना सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन मैसेज थ्रू स्टडी बेस ऐप, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।